नमस्ते डायमेंशन स्टोरीज के दोस्तों। उस दर्द की कल्पना कीजिए जब आपकी अपनी पत्नी आपको उस घर से निकाल दे जिसे आपने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने एक अमीर आदमी को चुन लिया है। आप एक फटे हुए बैग के साथ निकल जाते हैं, पड़ोसियों की बदनामी सहते हैं और आंसू पीते हुए सड़क पर सोते हैं। लेकिन 10 साल बाद जब आप सफल और शांत होते हैं तो वही पत्नी गरीबी में घिर जाती है और घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी मांगती है। उस बेवफा पत्नी की जिंदगी को आखिरकार किस दर्दनाक कर्म ने बर्बाद कर दिया? इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन देना न भूलें ताकि हम और भी दिलचस्प कहानियां साझा करने के लिए उत्साहित रहें। जो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सभी मामलों को आसान बना दे, उनकी रोजी रोटी में बरकत दे, उन्हें स्वस्थ रखे और इस दुनिया और आखिरत की उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करे। आमीन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन जब घर लौटा तो आसमान में अंधेरा घिर चुका था। उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी, उसके काम के जूते धूल से सने थे और दिन भर सामान उठाने के बाद उसका शरीर टूट रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, टेलीविजन की तेज कानों में चुभने वाली आवाज ने उसका स्वागत किया। प्रिया सोफे पर बैठी थी, हाथ में फोन था। उसकी आंखें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसका चेहरा सपाट था, जैसे रोहन का वहां कोई अस्तित्व ही ना हो। रोहन ने धीरे से दरवाजा बंद किया, अपने जूते एक कोने में रखे और फिर पास आया। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। मैं घर आ गया। प्रिया ने एक पल के लिए देखा और फिर बिना किसी भाव के हंसी। सुबह से काम करके अब लौटे हो, नतीजा क्या है? देखो यह घर कितना छोटा होता जा रहा है। जिंदगी और भी घुटन भरी हो गई है। रोहन ने अपना थूक निगला, अपनी मुट्ठियां भींची और फिर ढीली छोड़ दी। मैंने कोशिश की है प्रिया, आज ओवरटाइम किया, थोड़े अतिरिक्त पैसे मिले हैं, थोड़े। प्रिया ने नाक सिकोड़ी। तुम हमेशा थोड़ा ही लाते हो, बातें बड़ी बड़ी, नतीजा शून्य। दूसरे लोगों के पतियों को देखो, वे कार लेकर घर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं, आत पी वतास की पात में लदाता करती हैं, तुम्हारी तरह पसीने की बदबू लेकर नहीं। ये शब्द रोहन के सीने में तीर की तरह लगे। उसकी सांस रुक गई, सीना भारी हो गया। वह रसोई में गया, राइस कुकर खोला। उम्मीद कर रहा था कि कुछ गर्म खाना मिलेगा। वहां केवल दोपहर के बचे हुए ठंडे चावल थे। यह तो बस बचा हुआ है। प्रिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूं? प्रिया सोफे से उठी, तनकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें तेज थीं। मैं भी सुबह से थक गई हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी को आरामदायक नहीं बना सकते तो मुझसे सेवा की उम्मीद मत करना। रोहन ने मेज का किनारा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। हम पति पत्नी हैं। मैं ऐशो आराम के लिए काम नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए भी काम करता हूं। तुम अपने लिए काम करते हो, तुम अपने लिए काम करते हो। प्रिया पास आई। उसकी और रोहन की दूरी बस 1 इंच की थी। पत्नी शब्द का इस्तेमाल मत करो। मुझे तुम जैसा पति होने पर शर्म आती है। जब मैं घर से बाहर निकलती हूं तो मुझे खुश होने का नाटक करना पड़ता है। पड़ोसियों के सामने मैं मुस्कुराती हूं, लेकिन अंदर से मैं तंग आ चुकी हूं। हर शब्द एक चाकू की तरह था। रोहन को याद आया कि कैसे सुबह प्रिया ने पड़ोसियों से मीठी मुस्कान के साथ बात की थी। रोहन को एक मेहनती पति बताया था। अब वह सब झूठ लग रहा था। माफ करना, अगर मैं वैसा नहीं बन सका जैसा तुम चाहती हो। माफ करना। प्रिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। बचपन से यही शब्द सुन रही हूं। माफ करना, सब्र करो, जल्द ही। मेरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में खत्म हो रही है कि तुम कुछ बनोगे। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है? रोहन ने सिर झुका लिया। उसका दाहिना हाथ उसकी कमीज को मरोड़ रहा था। उसका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था। मैं वादा करता हूं, मैं और भी मेहनत करूंगा। मेहनत? प्रिया ने तेजी से बात काटी। तुम्हें लगता है कि मेहनत ही काफी है? आज की दुनिया को पैसे चाहिए, अच्छी नीयत नहीं। मेरा फोन देखो, कितने लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पति अच्छी तरह से बसे हुए हैं। मैं एक औरत हूं। रोहन, मैं भी सम्मान चाहती हूं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। किससे सम्मान करते हो? खोखले वादों से, ठंडे चावलों से और एक ऐसे घर से जो बारिश में टपकता है। प्रिया ने चारों ओर इशारा किया। यह सब तुम्हारी असफलता का सबूत है। रोहन अब उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सका। एक एक करके आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। उसने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया, लेकिन प्रिया ने देख लिया
और उसे और भी नीचा दिखाया। रो रहे हो? तुम्हें लगता है कि आंसू तुम्हें मर्द दिखाते हैं? तुम्हें इस तरह कमजोर देखकर मुझे और भी घिन आती है। मैं बस थक गया हूं। प्रिया, मैं भी थक गई हूं। मुश्किल जिंदगी से थक गई हूं। एक ऐसा पति पाकर थक गई हूं जिस पर गर्व नहीं किया जा सकता। प्रिया की आवाज ऊंची हो गई। अगर तुम सच में मर्द हो तो तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। टेलीविजन की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन वह बहुत दूर लग रही थी। रोहन एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसका सीना भारी सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था। प्रिया सोफे पर वापस जाकर शान से बैठ गई। कल मैं चाहती हूं कि तुम एक और काम ढूंढो। कुछ भी, कोई बहाना नहीं। अगर नहीं तो मुझे दोष मत देना अगर मैं अपनी खुशी कहीं और ढूंढ लूं। इस वाक्य ने रोहन को तेजी से मुड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे देखा। मैं गरीबी में जी कर थक गई हूं, बस। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस घर में धीरे धीरे मरना चाहती हूं? रोहन को लगा कि उसके पैर कांप रहे हैं। उसका सिर धड़क रहा था। उसके दिल में एक ऐसा डर था जो पहले कभी इतना बड़ा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उस रात यह सिर्फ एक साधारण झगड़ा नहीं था। एक बड़ी खाई खुलनी शुरू हो गई थी और उसे नहीं पता था कि क्या वह उसे कभी भर पाएगा। उस सुबह रोहन पहले उठा। उसका शरीर अभी भी दुख रहा था। लगभग न सोने के कारण उसकी आंखें जल रही थीं। पिछली रात प्रिया के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया। प्रिया की पीठ को देख रहा था जो उसकी तरफ थी। सूरज उगने से पहले ही वह अपने फोन में व्यस्त थी। रोहन ने एक लंबी सांस ली। प्रिया, मैं काम पर जा रहा हूं। कोई जवाब नहीं आया। प्रिया की उंगलियां स्क्रीन पर चलती रहीं। उसके होठों के कोने में एक छोटी सी मुस्कान उभरी। एक ऐसी मुस्कान जो रोहन को अब कभी नहीं मिली थी। रोहन उठा और अपना काम का बैग उठाया। जैसे ही वह चलने लगा, उसने प्रिया के फोन की स्क्रीन पर एक झलक देखी जो खुली हुई थी। वहां एक आदमी का नाम था जिसकी प्रोफाइल फोटो में वह करीने से कपड़े पहने था, महंगी घड़ी पहने था और पीछे एक आलीशान कार थी। रोहन का सीना तुरंत जलने लगा। प्रिया ने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी। झांकना मत। मैं झांक नहीं रहा था। रोहन ने शांत रहने की कोशिश की। मैंने बस एक झलक देखी। वह कौन है? दोस्त है, प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। एक ऐसा दोस्त जिसकी जिंदगी तुम्हारी तरह नहीं है। इस वाक्य ने रोहन को चुप करा दिया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और भारी मन से चला गया। पूरे दिन काम पर रोहन का ध्यान भटका रहा। हर बार जब वह कोई सामान उठाता, हर बार जब उसे अपने बॉस से डांट पड़ती, तो उसका मन सुबह प्रिया की मुस्कान पर वापस चला जाता। एक अजनबी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो अब उसकी नहीं थी। शाम को रोहन जल्दी घर आ गया। वह बात करना चाहता था, वह पुष्टि करना चाहता था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने प्रिया के कमरे से हंसने की आवाज सुनी। एक हल्की, चुलबुली हंसी जो उस व्यंग्यात्मक लहजे से अलग थी जो उसे आम तौर पर मिलती थी। रोहन थोड़ा खुले हुए कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। प्रिया की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, मैं इस तरह की जिंदगी से थक गई हूं। तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मेरा सम्मान होता है। रोहन के हाथ तुरंत कांपने लगे। उसका सीना जैसे किसी ने जोर से भींच लिया हो। वह अंदर चला गया। प्रिया चौंक गई और तुरंत फोन काट दिया। उसका चेहरा खुशमिजाज से ठंडा हो गया। अब छिपकर बातें सुनने लगे। मैं बस सुन रहा था क्योंकि तुम्हारी आवाज तेज थी। रोहन ने उसे सीधे देखा। तुम किससे बात कर रही थी? मैंने कहा, न दोस्त। कैसा दोस्त जो तुम्हें ऐसी बातें करने पर मजबूर कर दे? रोहन अब और साहसी हो गया था। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर थक गई हो। प्रिया खड़ी हो गई और एक चुनौतीपूर्ण नजर से पास आई। हाँ, और इसमें गलत क्या है? मैं ईमानदार हूं। मैं थक गई हूं। रोहन, तुम मेरे पति हो और मैं एक ऐसी पत्नी हूं जिसे तुमसे शादी करने का पछतावा है। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। यह वाक्य एक जोरदार थप्पड़ की तरह था। रोहन एक कदम पीछे हट गया। उसके हाथ बैग की पट्टियों को इतनी जोर से भींच रहे थे कि वे सफेद हो गए। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। क्योंकि पहले मुझे उम्मीद थी कि तुम बदल जाओगे। अब मुझे एहसास हो गया है कि वह उम्मीद सिर्फ समय की बर्बादी थी। उस रात रोहन लिविंग रूम में अकेला बैठा था। रोशनी धीमी थी, टेलीविजन बंद था, उसका दिमाग भरा हुआ था। दर्द था, लेकिन एक भयावह एहसास भी उभर रहा था। उसकी पत्नी सिर्फ बदल नहीं रही थी, वह जानबूझकर दूर जा रही थी। अगले दिन
रोहन ने काम पर जाते समय पड़ोसियों की कानाफूसी सुनी। उनकी निगाहें अजीब थीं, जैसे वे उसे आंक रहे हों। एक महिला ने काफी जोर से फुसफुसाया, बेचारी प्रिया, उसका पति कंजूस और गैर जिम्मेदार है। रोहन के कदम रुक गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कंजूस, गैर जिम्मेदार, वह जानता था कि यह बातें यूं ही नहीं उड़ी हैं। उस शाम रोहन गर्म दिमाग से घर लौटा। प्रिया शीशे के सामने सज संवर रही थी। उसके कपड़े करीने से थे और एक तेज खुशबू आ रही थी। तुम कहां जा रही हो? बाहर, मेरे काम से। क्या काम है कि पड़ोसी मुझे गैर जिम्मेदार पति कह रहे हैं? प्रिया मुड़ी, उसकी भौहें तन गईं। ओह वह, मैंने बस थोड़ी सी बात की थी। क्या मुझे सब कुछ छिपाकर रखना चाहिए? उन्हें यह जानने का हक है कि मैं पीड़ित हूं। पीड़ित? रोहन हल्की कड़वी हंसी हंसा। तुमने मुझे इस इलाके में एक खलनायक बना दिया है, तो बनने दो। प्रिया ने अपना बैग उठाया। सबको पता चलने दो कि तुम असल में कौन हो। मैं हर दिन काम करता हूं, मैं वह सब कुछ देता हूं जो मेरे पास है। जो तुम्हारे पास है वह काफी नहीं है। प्रिया दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूं, और अगर तुम रास्ते में आए तो मैं तुम्हें धीरे धीरे हटा दूंगी। इन शब्दों ने रोहन को स्तब्ध कर दिया। पहली बार उसने स्पष्ट रूप से देखा कि प्रिया अब वह पत्नी नहीं थी जिसे वह जानता था। उसकी ठंडी नजरों के पीछे एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो रोहन की जिंदगी को बिना उसे एहसास हुए बर्बाद कर सकती थी। दरवाजा बंद हो गया। रोहन अकेला खड़ा रहा। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसके दिल में एक सवाल उठा जिसने उसे डरा दिया और साथ ही जगा भी दिया। मुझे कब तक चुप रहना होगा? उस दिन रोहन जानबूझकर दोपहर के बाद घर लौटा। ओवरटाइम के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि वह निरीक्षण करना चाहता था। सुबह से ही उसका पेट खराब था। उसका मन संदेहों से भरा था। उसने घर के पास पहुंचते ही धीरे धीरे पैदल चलने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह कुछ ऐसा देख पाएगा जो अब तक केवल उसके सीने में महसूस हो रहा था। घर के सामने एक काली कार रुकी, चमकदार, साफ और महंगी। रोहन सड़क के किनारे एक छोटे से पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। उसका दिल तुरंत धड़कने लगा। कार का दरवाजा खुला। एक आदमी करीने से कमीज और बड़ी घड़ी पहने हुए उतरा। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। उस आदमी ने रोहन के घर की ओर देखा, फिर दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। प्रिया उन कपड़ों में दिखाई दी जो उसने रोहन के सामने कभी नहीं पहने थे। करीने से, सुगंधित, और उसकी मुस्कान चौड़ी थी। यह वह झूठी मुस्कान नहीं थी जो वह आमतौर पर पड़ोसियों को दिखाती थी, बल्कि एक जीवंत मुस्कान थी। अंदर आओ। प्रिया की आवाज चुलबुली लग रही थी। रोहन मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसके हाथ ठंडे थे और उसके माथे पर पसीना आ गया। वह इंतजार करता रहा। कुछ मिनट बीत गए। रोहन पास आया और बिना आवाज किए धीरे से दरवाजा खोला। लिविंग रूम से उसने उन्हें आमने सामने बैठे देखा। उस आदमी ने कार की चाबियां मेज पर रख दी, जैसे जानबूझकर दिखावा कर रहा हो। यह घर छोटा है ना? लेकिन तुम खूबसूरत हो। तुम्हारी जिंदगी और भी बेहतर होनी चाहिए। प्रिया हल्की सी हंसी। तुम खुद जानते हो कि मैं फंसी हुई हूं। मैं खुश होने का नाटक करते करते थक गई हूं। रोहन को लगा कि उसका पेट मरोड़ रहा है। वह अंदर चला गया, तनकर खड़ा हो गया। प्रिया मुड़ी। उसका चेहरा एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर ठंडा पड़ गया। तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? यह मेरा भी घर है। रोहन ने उस आदमी को देखा। तुम कौन हो? वह आदमी खड़ा हो गया। शांत रहो, मैं प्रिया का दोस्त हूं। मैं बस मिलने आया था। मिलने आए थे, कार और ऐसी बातें लेकर। रोहन ने अपने गुस्से को काबू में रखा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसी की पत्नी से बात कर रहे हो? प्रिया ने तेजी से बीच में टोका। पवित्र बनने का नाटक मत करो। मैंने उसे बुलाया है। तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा? रोहन कड़वी हंसी हंसा। तुम घर में दूसरे आदमी को लाती हो और शर्मिंदा मैं कर रहा हूं? वह आदमी हल्की सी मुस्कुराया। भाई, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूं तो प्रिया ने बहुत कुछ बताया है। तुम उसे खुश रखने में सक्षम नहीं हो। रोहन पास आया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मैं मेहनत करता हूं। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। बिना परिणाम के मेहनत कोई त्याग नहीं है। यह मूर्खता है। उस आदमी ने सपाट जवाब दिया। यह वाक्य आग की तरह था। प्रिया ने भी साथ दिया। सही कहा। तुम जिद्दी हो, हमेशा खुद को सही समझते हो, जबकि हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी वैसी की वैसी ही है। रोहन प्रिया की ओर मुड़ा तो पड़ोसियों को बताई गई सारी कहानियां तुम्हारी थीं। तुमने मुझ पर कंजूस और गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। मैं बस ईमानदार थी।
प्रिया ने अपनी बाहें बांध लीं। तुम सच में सक्षम नहीं हो। उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी। मैं अब चलता हूं, अब दो साकात, ऐसा काट, मौनगे, जूबी। प्रिया, हम बाद में बात करेंगे। अपनी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से सोचो। प्रिया ने तेजी से सिर हिलाया। ध्यान रखना। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहन भारी सांसों के साथ खड़ा रहा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। यह कब से चल रहा है? प्रिया मुड़ी। जब से मुझे एहसास हुआ कि तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम इतनी दूर चली गई हो। रोहन ने सोफे की ओर इशारा किया। इस घर में। प्रिया ने तीखी नजरों से देखा। नाटक मत करो, मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूं। मैं बस बात कर रही थी। तुम हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हो। उस रात रोहन सोया नहीं। वह लिविंग रूम में इंतजार करता रहा। जब प्रिया सो गई तो रोहन ने मेज पर पड़ा फोन उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन दृढ़ था। स्क्रीन जली, संदेश खुले, डिनर के वादे, अपार्टमेंट के वादे, एक आलीशान जिंदगी के वादे। ऐसे शब्द जो प्रिया ने रोहन से कभी नहीं कहे थे। उसका सीना खाली महसूस हुआ। सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि जैसे कुछ मर गया हो। रोहन ने स्क्रीन लॉक की और फोन वापस रख दिया। उसके दिल में एक फैसला उभरा जिसे उसने अभी तक कहा नहीं था। वह अब और चुप नहीं रह सकता था। अब नहीं। उस सुबह घर रोहन को अजनबी लग रहा था। लिविंग रूम की हवा घुटन भरी थी। गर्मी के कारण नहीं, बल्कि प्रिया की चुभती नजरों के कारण, जो उसने आंखें खोलते ही महसूस की। खाने की मेज खाली थी। नाश्ता नहीं था, कोई अभिवादन नहीं था। प्रिया सीधी पीठ करके बैठी थी। उसके हाथ फोन को भींच रहे थे। उसके जबड़े भिंचे हुए थे। रोहन ने धीरे से एक कुर्सी खींची। प्रिया, हमें बात करने की जरूरत है। प्रिया ने नहीं देखा। और क्या बात करनी है? तुमने कल रात सब कुछ खुद ही देख लिया है। मैंने देखा और सुना। रोहन ने अपनी आवाज को काबू में रखा। तुम बहुत दूर चली गई हो। मैं तो बस शुरुआत कर रही हूं। प्रिया खड़ी हो गई। मैंने इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है। मेरी जिंदगी इस तरह नहीं चल सकती। रोहन भी उठकर खड़ा हो गया। तुम आखिर चाहती क्या हो? प्रिया ने एक छोटी सांस ली। मैं चाहती हूं कि तुम इस घर से चले जाओ। यह वाक्य बिना किसी विराम के कहा गया था। रोहन चुप हो गया। उसका सीना जैसे किसी ने हथौड़े से मार दिया हो। उस घर से चले जाओ जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। यह हमारा घर है ना? यह मेरा घर है। प्रिया पास आई। उसकी आंखें ठंडी थीं। कागजों पर मेरा नाम है। तुम बस इतने समय से यहां रह रहे थे। रोहन को याद आया कि कैसे उसने अपनी सारी बचत डाउन पेमेंट के लिए दे दी थी। कैसे उसने बिना पढ़े हर चीज पर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि वह उस पर भरोसा करता था। उसके हाथ कांपने लगे। तुम झूठ बोल रही हो। मैं यथार्थवादी हूं। प्रिया ने तेजी से जवाब दिया। मैंने लोगों से बात की है। उन सब ने कहा मैं बेहतर की हकदार हूं। लोग? कौन लोग? मेरे दोस्त, पड़ोसी, मेरा परिवार, सब जानते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। रोहन एक छोटी कड़वी हंसी हंसा। तो तुमने सबको बता दिया। तुमने मुझे एक खलनायक बना दिया। अगर जूता फिट बैठता है तो पहन लो। प्रिया ने तीखेपन से कहा। मैं तुम जैसा पति होने पर और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। रोहन पीछे हट गया। उसका सिर धड़क रहा था। तुम मुझे इस तरह से नहीं निकाल सकती। निकाल सकती हूं, और मैं यह अभी कर रही हूं। प्रिया ने कमरे की ओर इशारा किया। अपना सामान ले लो, देर मत करना। रोहन ने सिर हिलाया। यह अन्याय है, न्याय सापेक्ष है। प्रिया ने अपनी बाहें बांध लीं। मेरी जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब रोहन कमरे में गया तो सामने का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला कठोर चेहरे के साथ अंदर आई। प्रिया की मां। उसके कदम दृढ़ थे। उसकी नजरें सीधे रोहन पर गईं। ओह, तो यह है समस्या की जड़। रोहन ने सम्मान में सिर झुकाया। मां जी, इतने सभ्य बनने का नाटक मत करो। प्रिया की मां ने नाक सिकोड़ी। मैंने शुरू से ही कहा था कि तुम जैसे आदमी सिर्फ बोझ होते हैं। मेरी बेटी बेहतर की हकदार है। प्रिया अपनी मां के बगल में खड़ी हो गई। मां सही कह रही हैं। मैंने बहुत लंबा सब्र किया है। सब्र कैसा? प्रिया की मां व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। तुम मेरी बेटी पर जी रहे हो। इस घर को देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। रोहन जवाब देना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके हाथ उसकी पैंट के कपड़े को मरोड़ रहे थे। वह कमरे में गया, अलमारी खोली। केवल कुछ कपड़े थे। सब कुछ छोटा लग रहा था, जैसे उसकी जिंदगी को जबरदस्ती समेट दिया गया हो। लिविंग रूम में मां और बेटी की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। उसे ज्यादा समय मत दो, कहीं वह भीख न मांगने लगे। चिंता मत करो मां,
उसके पास कोई विकल्प नहीं है। रोहन एक फटा हुआ बैग लेकर बाहर आया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैं उनकी हाथ की अब दिल मुलदाज। यह सब तुम्हारा चुनाव है। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा चुनाव। रोहन दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर मुड़कर देखा। वह घर, वे दीवारें, वे सारी यादें। उसका हाथ एक पल के लिए दरवाजे के फ्रेम को छुआ। प्रिया की मां पास आई। जल्दी करो, इस घर में अपशकुन मत लाओ। रोहन ने दरवाजा खोला। रात होने लगी थी। पड़ोसियों के घरों की बत्तियां जल गई थीं। कुछ लोग खिड़कियों के पीछे से झांक रहे थे। उनकी निगाहें जिज्ञासा से भरी थीं, कुछ व्यंग्यात्मक थीं। प्रिया दहलीज पर खड़ी थी। कभी वापस मत आना। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हारी जिंदगी में अब और दखल नहीं दूंगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। ताला लगने की आवाज साफ सुनाई दी। रोहन बाहर खड़ा था, हाथ में बैग। उसका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था। वह उस घर से लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। आंसू नहीं गिरे, बस एक खाली सीना था और एक दृढ़ संकल्प जो कठोर होने लगा था। अगर मैं अब नहीं उठा तो मैं धीरे धीरे मर जाऊंगा। उस रात रोहन एक बस टर्मिनल की बेंच पर सोया। उसने अपने फटे हुए बैग को तकिया बना लिया। वाहनों की आवाजाही, धुएं की गंध और अजनबियों की बातचीत सब मिलकर एक हो गए थे। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बंद होना मुश्किल थीं। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे जोर से बंद होता घर का दरवाजा और प्रिया का ठंडा, बिना किसी हिचकिचाहट वाला चेहरा दिखाई देता। सुबह बेरहमी से आई, सूरज उगा। रोहन का पेट खाली था। वह लड़खड़ाते हुए उठा, अपनी अकड़ी हुई पीठ को सीधा किया। उसने अपने बैग की पट्टियों को भींचा और फिर टर्मिनल से बाहर निकल गया। कोई मंजिल नहीं थी, बस एक ही विचार था, मुझे टिके रहना है। रोहन सड़क पर चलता रहा, खंभों और दुकानों पर लगे नौकरी के विज्ञापनों को पढ़ता रहा। कई जगहों पर उच्च शिक्षा, लंबा अनुभव या एक निश्चित उम्र की मांग थी। रोहन एक छोटी सी वर्कशॉप के सामने रुक गया। क्या ढूंढ रहे हो भाई? कोई भी काम? रोहन ने तेजी से जवाब दिया। वर्कशॉप के मालिक ने उसे सिर से पैर तक देखा। तुम थके हुए लग रहे हो। मैं मजबूत हूं, बस काम हलाल होना चाहिए। वर्कशॉप के मालिक ने एक सांस ली। शाम को आना, पहले सफाई में मदद करने की कोशिश करो। अगर ठीक लगा तो आगे बढ़ेंगे। रोहन ने कई बार सिर हिलाया। धन्यवाद। उस दोपहर उसने बिना ज्यादा बात किए काम किया। झाड़ू लगाई, लोहा उठाया, तेल साफ किया। उसके हाथ गंदे थे, उसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी। हर बार जब उसका शरीर कमजोर पड़ता तो उसे प्रिया का एक वाक्य याद आता, मैं तुम्हें धीरे धीरे हटा दूंगी। वह वाक्य ईंधन बन गया था। शाम को उसे थोड़े पैसे मिले, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन खाने और किराए के लिए काफी थे। रोहन एक ढाबे में बैठा और भूख के मारे कांपते हाथों से चावल खाने लगा। ढाबे के टेलीविजन पर समाचार में एक कार्यक्रम में प्रिया की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जो उस अमीर आदमी के बगल में खड़ी थी, चौड़ी मुस्कान के साथ। रोहन ने सिर झुका लिया। उसका सीना धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह टूटने का समय नहीं था। रात में रोहन एक पुराने दोस्त के घर रुका। घर छोटा था, लेकिन दरवाजा खुला था। तुम्हें क्या हुआ? रोहन ने एक सांस ली। मुझे घर से निकाल दिया गया है। उसका दोस्त चुप हो गया। सच में? हाँ, मैं लंबी कहानी नहीं बताना चाहता। मुझे बस कुछ समय के लिए जगह चाहिए। उसके दोस्त ने रोहन के कंधे पर थपकी दी। जब तक चाहो रहो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम फिर से उठो। उठो शब्द रोहन के दिमाग में घूमता रहा। वह फर्श पर लेटा, छत को देखता रहा। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से बात की। मैं बहुत चुप रहा। मैंने बहुत ज्यादा भरोसा किया। मुझे बदलना होगा। अगले दिन रोहन फिर से वर्कशॉप में काम करने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसका शरीर दुख रहा था, लेकिन उसके कदम और दृढ़ थे। काम के बीच में उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। हेलो, यह रोहन है? प्रिया का पति? हाँ। रोहन तनाव में आ गया। हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी पुरानी पड़ोसी हूं। बस यह बताने के लिए फोन किया है कि प्रिया लोगों को बता रही है कि तुम घर से पैसे लेकर भाग गए हो। रोहन मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। क्या? हाँ, उसने कहा कि तुमने उसे बिना किसी सहारे के छोड़ दिया है। लोग उस पर तरस खा रहे हैं। फोन कट गया। रोहन अकड़ा हुआ खड़ा रहा। उसके हाथ से तेल टपक रहा था। तो यह थी उसकी योजना, सिर्फ उसे निकालना नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी नष्ट करना। उस शाम रोहन गर्म दिमाग से घर लौटा।
अपने दोस्त के घर वह देर तक दीवार को घूरता रहा। उसके हाथ उसके घुटनों को भींच रहे थे। गुस्सा था, दर्द था, लेकिन एक नई जागरूकता भी थी। अगर मैं चुप रहा तो मैं धीरे धीरे मर जाऊंगा। अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास एक मौका है। रोहन ने एक कागज लिया, एक साधारण सूची लिखी। स्थायी नौकरी, बचत, सबूत। उसने सबूत शब्द को और गाढ़ा लिखा। पिछली रात प्रिया का फोन, वे संदेश। उसे उन्हें न सहेजने का पछतावा हुआ, लेकिन उसे नाम, समय और जगह याद थी। अगले दिन रोहन ने एक पुराने परिचित से मुलाकात की जो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। उसने रात की नौकरी मांगी, कोई नानुकुर नहीं की। उसने अपना समय तय किया, दिन में वर्कशॉप में, रात में प्रिंटिंग प्रेस में। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका मन केंद्रित था। शहर के दूसरी ओर प्रिया एक महंगे कैफे में बैठी थी। वह उस अमीर आदमी के साथ हंस रही थी। चिंता मत करो, उसकी प्रतिष्ठा गिर चुकी है। उसके जैसे आदमी की बातों पर कौन विश्वास करेगा? वह आदमी मुस्कुराया। अच्छा है, हम कोई समस्या नहीं चाहते। प्रिया ने सिर हिलाया। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। घर सुरक्षित है, पड़ोस मेरे पक्ष में है। सुरक्षित शब्द ने उसे राहत दी। उसे नहीं पता था कि दूसरी जगह रोहन चुपचाप और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जिंदगी फिर से बना रहा है। उस रात रोहन एक छोटे से शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा पतला हो गया था, उसकी आंखें ढंस गई थीं, लेकिन उसकी नजर अलग थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं किसी से दया नहीं मांगूंगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा और एक दिन सारे झूठ ढह जाएंगे। रोहन के दिन काम और छोटी छोटी आराम की अवधियों में बदल गए। सुबह वर्कशॉप में, रात प्रिंटिंग प्रेस में। उसका शरीर अक्सर कमजोर हो जाता, लेकिन उसका दिमाग जागा रहता। पसीने की हर बूंद को वह फिर से खड़े होने की कीमत मानता था। उसने एक पुरानी नोटबुक में छोटे छोटे खर्चे लिखना शुरू कर दिया। गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से खुद को रोका। उसकी जिंदगी तंग थी, लेकिन व्यवस्थित थी। वर्कशॉप में मालिक ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तुम जल्दी सीखते हो, ज्यादा शिकायत नहीं करते। रोहन ने सिर हिलाया। मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूं। एक दोपहर वर्कशॉप के मालिक ने उसे एक अतिरिक्त काम दिया। एक सहयोगी की दुकान पर सामान पहुंचाओ। अगर काम ठीक से किया तो मैं तुम्हारी मजदूरी बढ़ा दूंगा। रोहन ने बिना किसी मोल भाव के स्वीकार कर लिया। सामान पहुंचाते समय उसने देखा कि दुकान वाले कैसे मोल भाव करते हैं, लोग कैसे मुनाफा गिनते हैं। उसकी आंखें खुल गईं। अब तक वह मेहनत तो करता था, लेकिन उसे दिशा का पता नहीं था। रात में प्रिंटिंग प्रेस में रोहन कई ऐसे लोगों से मिला जो जिंदगी की दौड़ में शामिल थे। कोई छोटे अवसरों की बात कर रहा था, कार्ड, बैनर, निमंत्रण के ऑर्डर। रोहन सुनता रहा। वह धीरे धीरे पूछता, नोट करता। उसका सिर थका हुआ था, लेकिन एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक रात उसका फोन बजा। एक पुराना नंबर, प्रिया की छोटी बहन का। हेलो जीजा जी। रोहन ने एक सांस ली। क्या हुआ? मैं बस यह कहना चाहती थी कि दीदी ने परिवार को बताया है कि आप पैसे लेकर भाग गए हैं। मां आपसे बहुत नाराज हैं। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो यह बदनामी परिवार तक फैल गई थी। वापस आने की कोशिश मत करना। दीदी ने सोसाइटी वालों से भी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि आप हिंसक और गैर जिम्मेदार हैं। इन शब्दों ने रोहन के सीने पर दबाव डाला। उसने अपनी आवाज को काबू में रखा। ईमानदारी से बताने के लिए धन्यवाद। फोन कट गया। रोहन देर तक फोन भींचकर बैठा रहा। उसने अपने मन में कहा, यह सिर्फ दिल टूटने का मामला नहीं है, यह प्रतिष्ठा का मामला है। उसे एहसास हुआ कि उठने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। कुछ दिनों बाद रोहन ने एक पुराने परिचित से मुलाकात की जो प्रशासनिक मामलों को समझता था। उसने दस्तावेजों, सबूतों, रिकॉर्ड के बारे में पूछा। उसने शिकायत नहीं की। उसने सीखा, तुम्हें संचार के सबूत, गवाह और अपने काम का रिकॉर्ड चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया। मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा। वर्कशॉप में उसने अपने काम के नतीजों की तस्वीरें लेने की अनुमति मांगी। प्रिंटिंग प्रेस में उसने ऑर्डर के संदेश सहेजे। उसने एक छोटी सी फाइल बनाई, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। शहर के दूसरी ओर प्रिया ने अपनी नई जिंदगी व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वह उस अमीर आदमी के एक बड़े घर में चली गई। उसने सोशल मीडिया पर विलासिता की तस्वीरें पोस्ट की। चौड़ी मुस्कान, महंगे बैग। कमेंट सेक्शन में सहानुभूति उमड़ पड़ी। आप मजबूत हैं दीदी। पूर्व पति का सामना करने के लिए सब्र रखें।
प्रिया मुस्कुराते हुए पढ़ रही थी। उसने उस आदमी की ओर देखा। देखो, वे विश्वास करते हैं। उस आदमी ने सिर हिलाया। अच्छा है, प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। हालांकि मुस्कान के पीछे प्रिया बेचैन होने लगी। रहने का खर्च बहुत था। कार्ड अक्सर बार बार स्वाइप करने पर मना कर दिए जाते थे। उसे अक्सर इंतजार करने के लिए कहा जाने लगा। अभी खरीदारी मत करो, प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत है। प्रिया ने अपना चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसने चुप रहना चुना। वह बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मरी दाल के जैक्ट्रीहन एक को पीछे हटना संभव नहीं था। रोहन की बात करें तो एक शाम वर्कशॉप के मालिक ने उसे बुलाया। क्या तुम खुद एक छोटा ऑर्डर लेना चाहोगे? मैं औजारों के लिए पूंजी में मदद करूंगा, मुनाफा बांट लेंगे। रोहन चुप हो गया। यह अवसर वास्तविक था। उसने तेजी से विचार किया। मैं चाहता हूं, लेकिन मैं ईमानदार हूं। मेरे पास अभी ज्यादा कुछ नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह है इरादा और काम। मुझे शर्मिंदा मत करना। रोहन ने उस हाथ को मजबूती से मिलाया। रात में उसने एक साधारण योजना लिखी। छोटे ग्राहक, ईमानदार कीमतें, समय पर डिलीवरी। उसने देर रात तक काम किया, नमूने तैयार किए। कुछ हफ्ते बीत गए, छोटे ऑर्डर आने लगे। बड़े नहीं, लेकिन नियमित। रोहन ने एक रात प्रिंटिंग प्रेस में ओवरटाइम करने से मना कर दिया ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने कदम बढ़ाया। एक सुबह रोहन बाजार में एक पुराने पड़ोसी से मिला। उनकी निगाहें बदल गईं। तुम अब क्या काम करते हो? वर्कशॉप और छोटी मोटी प्रिंटिंग। ओह, मुझे लगा तुम भाग गए हो। रोहन ने सीधे देखा। मैं काम करता हूं, हर दिन। वह पड़ोसी चुप हो गया। रोहन चला गया। उसके सीने में एक हल्कापन था। हर किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं थी। महत्वपूर्ण यह था कि वह रुका नहीं। उस रात रोहन फिर से छोटे शीशे के सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा अभी भी पतला था, लेकिन उसकी आंखें और शांत थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद को साबित करने की जरूरत है। उसने बत्ती बंद कर दी। कल सुबह एक ऑर्डर था। उसकी जिंदगी अभी आसान नहीं थी, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट थी। वह चीख कर नहीं, बल्कि लगातार काम और ठंडे दिमाग से उठना सीख रहा था। प्रिया एक बड़े कमरे में घने पर्दों और ठंडे एयर कंडीशनर के साथ जागी। नरम गद्दा, सुगंधित तकिया, महंगी पोशाकों से भरी अलमारी। जो कुछ भी वह पहले चाहती थी, अब उसके चारों ओर था। लेकिन जैसे ही वह बैठी, उसका सीना खाली महसूस हुआ। कोई अभिवादन नहीं, कोई सच्ची परवाह नहीं, बस एक भारी खामोशी। खाने के कमरे में लंबी मेज पर खाना लगा हुआ था। नौकरानी इधर उधर घूम रही थी। वह आदमी मेज के सिरे पर बैठा था, अपने फोन में व्यस्त था। सुप्रभात, प्रिया ने धीरे से कहा। उस आदमी ने बिना देखे सिर हिलाया। मेरी कॉफी ठंडी है। नौकरानी ने तुरंत उसे बदल दिया। प्रिया ने अपना थूक निगला। वह बैठकर अपने बाल संवारने लगी। मैंने आज थोड़ी खरीदारी करने की योजना बनाई है। बाद में उस आदमी ने आखिरकार देखा। फिजूल खर्ची मत करो, आजकल खर्चे बहुत हैं। प्रिया चुप हो गई। पहले यह शब्द कभी नहीं था। पहले सब कुछ आसान लगता था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस एक पोशाक खरीदना चाहती हूं। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत पोशाकें हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा आसमान से गिरता है? वह लहजा चुभने वाला था। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसे एक छोटे बच्चे की तरह महसूस हुआ जिसे डांटा जा रहा हो। नाश्ते के बाद वह आदमी बिना अलविदा कहे चला गया। दरवाजा बंद हो गया। घर फिर से शांत हो गया। दोपहर में प्रिया को अपनी मां का एक संदेश मिला। मासिक भत्ता कब भेजोगी? जरूरतें बढ़ गई हैं। प्रिया ने एक सांस ली। उसने संक्षिप्त जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी। शाम को वह एक कैफे में दोस्तों से मिली। उन्होंने उसके बैग और जूतों की तारीफ की। तुम्हारी जिंदगी अब बहुत अच्छी है। प्रिया हंसी, हल्का फुल्का रहने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ठीक ठाक है। लेकिन जब उसकी दोस्त ने अपने ध्यान रखने वाले पति के बारे में बताना शुरू किया, तो प्रिया चुप हो गई। उसके दिमाग में रोहन की याद आई, जो पहले थक कर घर लौटता था, लेकिन फिर भी पूछता था कि उसने खाना खाया है या नहीं। उसने उस विचार को झटक दिया। रात में वह आदमी तनावपूर्ण चेहरे के साथ घर लौटा। प्रिया ने स्वागत किया, तुमने खाना खा लिया? बाद में उस आदमी ने अपना कोट उतारा। प्रोजेक्ट में समस्या है, निवेशक हंगामा कर रहे हैं। प्रिया पास आई। मैं क्या मदद कर सकती हूं? तुम बोझ मत बढ़ाओ। उस आदमी ने तीखी नजरों से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह जिंदगी सिर्फ तुम्हारे सुंदर दिखने के बारे में है? इन शब्दों ने प्रिया को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ उसकी पोशाक के किनारे को मरोड़ने लगे।
मैं बस थोड़ा ध्यान चाहती थी। ध्यान महंगा होता है। अगर तुम सामंजस्य नहीं बिठा सकती तो तुम्हें पता है दरवाजा कहां है। वह धमकी हवा में लटक रही थी। उस रात वे एक ही कमरे में सोए, लेकिन दूरी बहुत लंबी महसूस हुई। प्रिया छत को देखती रही। उसका मन घूम रहा था। उसने खुद से पूछना शुरू कर दिया, क्या यह मेरे चुनाव की कीमत है? कुछ दिनों बाद एक बुटीक में प्रिया का शॉपिंग कार्ड अस्वीकार कर दिया गया। उसका चेहरा गर्म हो गया। उसने उस आदमी को फोन किया, मेरा कार्ड क्यों काम नहीं कर रहा है? मैंने इसे अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। उस आदमी ने तेजी से जवाब दिया, आर्थिक स्थिति तंग है। अस्थायी रूप से? प्रिया ने अपने गुस्से को काबू में रखा। मुझे पैसे चाहिए। चाहिए या चाहती हो? बचपना मत करो। फोन कट गया। प्रिया बुटीक में अकड़ी हुई खड़ी रही। लोगों की निगाहों ने उसे शर्मिंदा कर दिया। वह तेजी से बाहर निकल गई। उसकी आंखें जल रही थीं। घर पर प्रिया ने सोशल मीडिया खोला। टिप्पणियां कम होने लगी थीं। पुरानी तस्वीरों को अब वैसी तारीफ नहीं मिल रही थी जैसी पहले मिलती थी। वह विलासिता के बीच में अकेली महसूस कर रही थी। इस बीच रोहन और भी व्यस्त हो गया था। उसके छोटे ऑर्डर बढ़ गए थे। उसे सिफारिशों के जरिए नए ग्राहक मिले। वह शांति से काम करता था, दिखावा नहीं करता था। हर रात वह नोट्स लिखता, गलतियों को सुधारता और कल की तैयारी करता। एक शाम एक पुराना पड़ोसी उसकी वर्कशॉप में आया। रोहन भाई, मुझे एक ऑर्डर देना है। रोहन मुस्कुराया, जरूर, हम व्यवस्था कर लेंगे। यह खबर धीरे धीरे फैली। सनसनी नहीं बल्कि निरंतरता। रोहन का नाम अब सम्मान के साथ लिया जाने लगा, दया के साथ नहीं। आलीशान घर में प्रिया को फिर से अपनी मां का एक संदेश मिला, तत्काल जरूरत है। प्रिया देर तक स्क्रीन को देखती रही। उसने टाइप किया, फिर मिटा दिया। अंत में उसने जवाब दिया, मैं अभी नहीं कर सकती। उसने फोन नीचे रख दिया और बड़े सोफे पर बैठ गई। घर विशाल था, लेकिन संकरा महसूस हो रहा था। उसने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली। पहली बार उसने खुद से स्वीकार किया कि विलासिता खालीपन को नहीं भर सकती, और जिस आदमी को उसने चुना था वह दूर जा रहा था, पास नहीं आ रहा था। उस सुबह प्रिया भारी सिर के साथ उठी। उसका फोन सुबह से ही कांप रहा था। उसकी मां के संदेशों का ढेर लगा हुआ था। मासिक भत्ता अभी तक नहीं आया। पुराने घर की बिजली कटने वाली है। मां बीमार है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। प्रिया ने अपनी आंखें बंद रहा था। कर ली? एक लंबी सांस ली। वह जानती थी कि यह सब पहले आसान था। अब हर अनुरोध एक बोझ जैसा लगता था। वह नीचे लिविंग रूम में गई। वह आदमी उलझे हुए चेहरे के साथ बैठा था। कागज और लैपटॉप की स्क्रीन बिखरी पड़ी थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हमारे यहां मेहमान आने वाले हैं। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। उस आदमी ने एक रूखी सांस ली। मुझे बस एक निश्चित जवाब चाहिए। प्रिया उसके सामने खड़ी हो गई। घर के खर्च के लिए पैसे कब मिलेंगे? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? प्रोजेक्ट में समस्या है। कैश फ्लो रुका हुआ है। कब तक रुका रहेगा? प्रिया की आवाज ऊंची हो गई। मेरा भी एक परिवार है। तुम्हारा परिवार मेरी समस्या नहीं है। उस आदमी ने तीखी नजरों से देखा। भावनात्मक मत हो। इन शब्दों ने आग लगा दी। तो इतने समय से मैं क्या थी? एक सजावट की चीज? जब पैसा होता है तो मेरा इस्तेमाल होता है। जब मुश्किल होती है तो मुझे चुप रहने के लिए कहा जाता है। वह आदमी उठ गया। बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तुम मेरी वजह से अच्छी जिंदगी जी रही हो। प्रिया कड़वी हंसी हंसी। कौन सी अच्छी जिंदगी? मेरा कार्ड ब्लॉक है। खरीदारी के बारे में पूछा जाता है। बोलना गलत है, चुप रहना भी गलत है। कमरे में एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। वह आदमी अपने बालों को मरोड़ते हुए इधर उधर टहलने लगा। मैं पहले से ही परेशान हूं और समस्याएं मत बढ़ाओ। मैं ही समस्या हूं। प्रिया ने अपने आंसू रोके। तो फिर बस कह दो। वह आदमी रुक गया। उसकी निगाहें ठंडी थीं। तुम सच सुनना चाहती हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि बाहर सब शांत दिखे। कोई अफवाह मत फैलाओ। तो यह छव्य के बारे में है? प्रिया ने अपने सीने को छुआ। मेरे बारे में नहीं। उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन उठाया, एक कॉल का जवाब दिया और फिर बरामदे में चला गया। प्रिया सोफे पर बैठ गई। उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके चारों ओर की विलासिता ठंडी दीवारों की तरह महसूस हो रही थी। दोपहर में प्रिया अपनी मां से पुराने घर में मिली। उसकी मां का चेहरा चिंतित था। तुम्हारे पैसे अभी तक नहीं आए? नहीं। मां ने एक सांस ली। क्या तुम यकीन है कि तुम्हारा चुनाव सही था? पहले तुम्हारे पास एक मेहनती पति था। उस नाम ने प्रिया को चौंका दिया। उसके बारे में बात मत करो। मां ने देर तक देखा। मेहनत कोई अपमान नहीं है। अपमान तो एक अच्छे इंसान को चोट पहुंचाना है।
प्रिया चुप हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में रोहन का चेहरा कौंधा, जो पहले थक कर घर लौटता था लेकिन फिर भी घर की जरूरतों के बारे में पूछता था। उसने अपने होठों को काटकर अपनी भावनाओं को दबाया। उस शाम प्रिया एक पुराने पड़ोसी से मिनी मार्केट में मिली। उन्होंने अजीब तरह से बातचीत की। सुना है रोहन अब बहुत व्यस्त है, उसका अपना काम है। लोग कहते हैं कि वह व्यवस्थित और ईमानदार है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या काम? प्रिंटिंग और छोटी वर्कशॉप। कहते हैं कि वह तरक्की कर रहा है। प्रिया ने अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए हल्की सी मुस्कान दी। उसने जल्दी से अलविदा कहा। कार में उसके हाथ कांप रहे थे। रोहन का नाम, जो अब सम्मान के साथ लिया जा रहा था, उसके सीने में घुटन पैदा कर रहा था। उसने उस विचार को झटक दिया। रात में फिर से झगड़ा हुआ। वह आदमी देर से घर लौटा। उसका चेहरा कठोर था। एक बुरी खबर है, बैंक स्पष्टीकरण मांग रहा है। प्रिया खड़ी हो गई। तुमने कहा था सब ठीक है। ठीक होता अगर तुम नाटक नहीं करती। उस आदमी ने अपनी जैकेट पकड़ी। ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं हो। उस आदमी ने तीखी नजरों से देखा। अपनी स्थिति याद रखो। यह वाक्य एक जोरदार प्रहार था। प्रिया जम गई। उसे एहसास हुआ कि जिस नींव को वह मजबूत समझ रही थी, वह वास्तव में कमजोर थी। वह इस आदमी की जिंदगी में सिर्फ एक मेहमान थी। अगले कुछ दिनों में संकेत और भी स्पष्ट हो गए। कार अक्सर कोई और ले जाता। नौकर कम कर दिए गए। खरीदारी सीमित कर दी गई। पार्टियों के निमंत्रण कम होने लगे। छोटी वर्कशॉप में रोहन को एक अच्छी खबर मिली। एक बड़ी दुकान से एक नियमित अनुबंध का ऑर्डर आया। वर्कशॉप के मालिक ने उसके कंधे पर थपकी दी। तुम्हारा काम लगातार अच्छा है, उन्हें पसंद आया। रोहन मुस्कुराया। धन्यवाद। यह खबर धीरे धीरे फैली। सनसनीखेज नहीं, लेकिन वास्तविक। जो लोग पहले उसे नीचा देखते थे, अब सम्मान के साथ अभिवादन करते थे। आलीशान घर में प्रिया अकेली बैठी थी। उन संदेशों को देख रही थी जिनका कोई जवाब नहीं आया था। उसने लिखा, फिर मिटा दिया। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। मेहनत कोई अपमान नहीं है। उसका सीना भारी हो गया। पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैंने गलत चुनाव किया? फोन बजा। फिर से मां। प्रिया ने उठाने से पहले देर तक देखा। मां, पैसे का क्या हुआ? प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अभी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर मां की धीमी आवाज आई, अपना ध्यान रखना। फोन कट गया। प्रिया ने फोन नीचे रख दिया और तकिया भींच लिया। धन दौलत की चमक के पीछे दरारें और भी चौड़ी हो रही थीं और रोहन के उठने की खबरें उसे सताने लगी थीं। एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे विकल्प के आईने के रूप में जिसका उसे अब पछतावा हो रहा था। उस सुबह बड़ा घर सामान्य से अधिक ठंडा महसूस हो रहा था। प्रिया नीचे लिविंग रूम में आई और दरवाजे के पास एक बड़ा सूटकेस खड़ा पाया। उसका दिल तुरंत अनियमित रूप से धड़कने लगा। वह आदमी बिना देखे कठोर चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकला। यह किसका सूटकेस है? मेरा। उस आदमी ने संक्षिप्त जवाब दिया। प्रिया तेजी से बढ़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं। कुछ जरूरी काम है। कहां जा रहे हो? सूटकेस ले जाने की क्या जरूरत है? वह आदमी रुक गया और प्रिया को ठंडी आंखों से देखा। मुझे थोड़ी दूरी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें मुझे सुलझाना है। तुम माहौल को और भी जटिल बना रही हो। मैं जटिल बना रही हूं? प्रिया एक छोटी हंसी हंसी। मैं बस स्पष्टता पूछ रही थी। यह घर गृहस्थी कैसी है? घर गृहस्थी। उस आदमी ने नाक सिकोड़ी। इतना नाटकीय मत बनो। हमने इस बारे में कभी कोई सहमति नहीं की थी। इन शब्दों ने प्रिया को कमजोर कर दिया। उसके हाथ कांपने लगे। तो इतने समय से मैं क्या थी? एक अस्थाई साथी। उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैंने तुम्हारी जिंदगी में मदद की है। अब मुझे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। प्रिया ने अपनी आस्तीन भींच ली। तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। छोड़ सकता हूं, और मैं यह अभी कर रहा हूं। उस आदमी ने सूटकेस खींचा। मुझे अभी फोन मत करना। अगर कुछ होता है तो सहायक देख लेगा। प्रिया अकड़ी हुई खड़ी रही जब दरवाजा खुला और बंद हुआ। ताले की आवाज उसके सिर पर हथौड़े की तरह लगी। वह फर्श पर बैठ गई। उसका शरीर कमजोर हो गया। जिस पर वह गर्व करती थी, वह सब इतनी जल्दी चला गया। कुछ घंटों बाद प्रिया का फोन लगातार बजने लगा। बैंक से कॉल, सहायक से संदेश। बिल जमा हो गए थे। उसने एक एक करके कांपती आवाज में जवाब दिया। यह खाता अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया है। वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। घर का अनुबंध फिर से देखा जाएगा। प्रिया ने फोन बंद कर दिया। उसका परिपूरी कर दिया गया है। सिर चकरा रहा था।
वह लड़खड़ाते हुए उठी और अलमारी की ओर चली। बहुत सारे महंगे कपड़े थे, लेकिन आज का कोई भी बिल चुकाने के लिए एक भी नहीं था। शाम को प्रिया की मां घबराए हुए चेहरे के साथ आई। प्रिया, इस घर में इतने लोग क्यों हैं? प्रिया ने अपनी मां को खाली आंखों से देखा। वह चला गया। मां चुप हो गई। कैसे चला गया? उसने मुझे छोड़ दिया, पैसे भी। मां ने एक लंबी सांस ली। मुझे शुरू से ही डर था, तुमने बहुत ज्यादा भरोसा किया। प्रिया ने सिर झुका लिया। मैं गलत थी। उस रात बड़ा घर लोगों की आवाजों से भर गया। अधिकारी सामान नोट कर रहे थे। सहायक चिंतित चेहरे के साथ पैकिंग कर रहा था। प्रिया सोफे पर बैठी टिश्यू भींच रही थी। यह सिर्फ अस्थाई है ना? उसने एक अधिकारी से पूछा। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। काम शब्द ठंडा लगा। प्रिया को लगा कि हर कोई उसे घर की मालकिन के रूप में नहीं, बल्कि एक समस्या के रूप में देख रहा है। कुछ दिन बीत गए। प्रिया अपनी मां के छोटे से घर में चली गई। महंगी चीजें पीछे रह गईं। महंगे कपड़े बक्सों में रख दिए गए। उसकी जिंदगी नाटकीय रूप से सिकुड़ गई। पुराने मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। यह वही प्रिया है जो पहले घमंड करती थी, अब वापस आ गई है। प्रिया हर बार बाहर निकलते समय सिर झुका लेती। उसका चेहरा भारती की पीला था। उसकी आंखें धंस गई थीं। उसने उस आदमी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन कभी नहीं उठाया गया। एक शाम प्रिया ने टेलीविजन पर एक खबर देखी। उस आदमी की कंपनी की जांच हो रही थी। प्रोजेक्ट में समस्या थी। नामों का उल्लेख किया गया था। प्रिया ने टेलीविजन बंद कर दिया। उसका सीना भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। शहर के दूसरी ओर रोहन उस छोटे से कमरे में बैठा था जो अब उसका कार्यालय था। शेड्यूल बोर्ड भरा हुआ था। फोन बजा। रोहन भाई, हमारा अनुबंध जारी रहेगा। रोहन मुस्कुराया। जरूर। उसने फोन बंद कर दिया और अपनी छोटी टीम को देखा। काम करीने से करो, देर मत करना। रोहन सीधा खड़ा था। उसके कपड़े साधारण लेकिन साफ थे। उसकी निगाहें शांत थीं। वह बदला लेने की फिराक में नहीं था। उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। उस रात प्रिया अपनी मां के घर के बरामदे में बैठी थी। सड़क की रोशनी धीमी थी। रात की हवा त्वचा पर ठंडी लग रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, बिना अंगूठी, बिना महंगी घड़ी के खाली। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने सब कुछ खो दिया। उसके दिमाग में रोहन का चेहरा साफ दिखाई दिया। गुस्से में नहीं, बल्कि उस शांति के साथ जो अब बहुत दूर लग रही थी। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। आंसू बिना आवाज किए गिरे। यह पतन वास्तविक था और वह जानती थी कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी विकल्पों की एक कीमत होती है और वह कीमत अब वह अकेले चुका रही थी। उस सुबह प्रिया हिचकिचाते हुए कदमों से घर से बाहर निकली। उसके बाल यूं ही बंधे हुए थे। उसका चेहरा बिना मेकअप के पीला था और उसके हाथ में पतला बटुआ हल्का महसूस हो रहा था। वह सबसे बुनियादी जरूरतें खरीदने के लिए बाजार की ओर चली। हर कदम उस घमंड को निगलने जैसा था जिस पर वह कभी गर्व करती थी। चौराहे पर ट्रैफिक घना था। हॉर्न बज रहे थे। प्रिया हरी बत्ती का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, डामर को घूर रही थीं। सड़क के उस पार एक काली कार रुकी। कोई बहुत महंगी कार नहीं, लेकिन साफ सुथरी। दरवाजा खुला। एक आदमी साधारण कमीज पहने उतरा। कलाई पर साफ सुथरी घड़ी, साफ जूते। प्रिया ने एक पल के लिए देखा और फिर जम गई। वह रोहन था। उसका चेहरा और परिपक्व था। उसका शरीर सीधा, उसकी निगाहें शांत। पहले की तरह थकान का कोई निशान नहीं। उसने कार में किसी से संक्षिप्त बात की और फिर दरवाजा बंद कर दिया। हरी बत्ती जल गई। लोग सड़क पार करने लगे। प्रिया लड़खड़ाते हुए चली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मुड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैर भारी महसूस हो रहे थे। उनकी दूरी कम होती जा रही थी। रोहन दृढ़ कदमों से चला और फिर रुक गया। उसकी आंखें प्रिया की आंखों से मिलीं। वह एक सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसका चेहरा शांत रहा। न कोई आश्चर्य, न कोई गुस्सा। प्रिया ने अपना थूक निगला। उसका शरीर कांप रहा था। उसने मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। रोहन ने एक पुराने परिचित की तरह संक्षिप्त सिर हिलाया। नमस्ते। एक शब्द ने प्रिया के सारे बचाव को तोड़ दिया। उसके पैर कमजोर हो गए। वह फुटपाथ के बीच में घुटनों के बल गिर गई। उसके हाथ उसके शरीर को सहारा दे रहे थे और फिर उसने रोहन की पैंट को भींच लिया। माफ कर दो। उसकी आवाज टूट गई। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। लोग मुड़कर देखने लगे। कुछ रुक गए, कुछ कानाफूसी करने लगे। रोहन ने नीचे देखा, धीरे से अपना पैर खींचा ताकि वह ठोकर न खाए। उठो। उसकी आवाज धीमी और दृढ़ थी।
यहां नहीं। प्रिया रोते हुए कांपती आवाज में विनती करने लगी। मैं मूर्ख थी, मैं बुरी थी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। रोहन ने एक लंबी सांस ली। उसने प्रिया को खड़े होने में मदद की और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। उसकी निगाहें शांत लेकिन ठंडी रहीं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम वापस एक हो जाएंगे। यह वाक्य एक चीख से भी ज्यादा तीखा था। प्रिया ने गीली आंखों से रोहन को देखा। मैं वापस आने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी बात सुनो। रोहन ने अपनी घड़ी देखी। मुझे एक काम है, मुझे छोड़ दिया गया, मैं दिवालिया हो गई, लोग मेरा अपमान करते हैं। प्रिया तेजी से बोली, इस डर से कि रोहन चला जाएगा। यह सब मेरा कर्म है, मुझे अब एहसास हो गया है। रोहन ने सीधे देखा। तुम्हें एहसास हुआ जब सब कुछ हो गया? हाँ। प्रिया ने तेजी से सिर हिलाया। मैंने गलत चुनाव किया, मैंने एक सच्चे इंसान को दौलत के लिए छोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। रोहन एक पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में टर्मिनल की रातें कौंधी, ठंडी बेंच, फैलती हुई बदनामी। एक पल के लिए उसका सीना कठोर हो गया। फिर उसने खुद को शांत किया। चुनावों के हमेशा परिणाम होते हैं। उसकी आवाज सपाट थी। मैंने भी बहुत लंबे समय तक टिके रहने के अपने चुनाव की भारी कीमत चुकाई है। प्रिया ने सिर झुका लिया। मैं इस सब की हकदार हूं। रोहन आधा कदम बगल में हट गया, दूरी बनाते हुए। मैं यहां न्याय करने नहीं आया हूं, मैं बस यहां से गुजर रहा था। प्रिया ने सिर उठाया। तुम अब खुश हो? रोहन ने सिर हिलाया। मैं शांत हूं। वह एक शब्द प्रिया के लिए भारी था, शांत। कुछ ऐसा जो उसे विलासिता से कभी नहीं मिला। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। प्रिया कमजोर रूप से मुस्कुराई। भले ही यह मेरी वजह से नहीं है। रोहन ने एक पल के लिए देखा और फिर से सिर हिलाया। अपना ध्यान रखना, अपनी जिंदगी संभालो, वही गलती दोबारा मत करना। प्रिया ने कई बार सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकने के लिए धन्यवाद। रोहन मुड़ा और बिना देखे चला गया। उसके कदम दृढ़ थे, कोई हिचकिचाहट नहीं। प्रिया मूर्ति की तरह खड़ी रही, उस पीठ को दूर जाते हुए देखती रही। भीड़ के बीच वह अकेली महसूस कर रही थी। कुछ लोग पास आए, फुसफुसाए, यह उसका पूर्व पति है ना, जो अब सफल है? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली। यह मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन विनाशकारी और साथ ही जागरूक करने वाली भी। वह जानती थी कि वह दरवाजा बंद हो चुका है। जो बचा था वह केवल एक जिंदगी थी जिसे उसे अकेले जीना था। कार में रोहन शांति से बैठा था। वह आगे सड़क को देख रहा था। कोई अत्यधिक संतुष्टि नहीं थी, कोई बदला नहीं था, बस एक विश्वास था जो मजबूत हो गया था। वह बहुत आगे बढ़ चुका था और उस समय में वापस नहीं जाएगा जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। उस सड़क पर हुई मुलाकात के बाद से प्रिया की जिंदगी एक परछाई की तरह चलने लगी। वह सुबह उठती, अपनी मां को घर के सामने एक छोटी सी दुकान तैयार करने में मदद करती। पैसे सीमित थे, हर रुपया गिना जाता था। उसके हाथ खुरदरे थे, उसके नाखून छोटे थे। अब कोई अंगूठी नहीं थी, कोई महंगी घड़ी नहीं थी। जो था वह केवल उन लोगों की निगाहें थीं जिन्हें वह कभी अपनी विलासिता का दिखावा करती थी। मोहल्ले में कानाफूसी बंद नहीं हुई। कोई विनम्र होने का नाटक करता, कोई खुलेआम ताना मारता। यह वही है जो अमीर पति का दिखावा करती थी, अब यहीं वापस आ गई है। प्रिया सिर झुका लेती, चुप रहना चुनती। हर शब्द उसे एक ऐसी गलती की याद दिलाता जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। एक दोपहर खबर तेजी से आई। उस आदमी की कंपनी की आधिकारिक तौर पर जांच हो रही थी। संपत्ति जब्त कर ली गई थी। उसके नाम समाचार में आ रहे थे। प्रिया की मां देर तक टेलीविजन को देखती रही और फिर अपनी बेटी को देखा। तुम भाग्यशाली हो कि तुम इसमें नहीं फंसी। प्रिया कड़वी हंसी हंसी। भाग्यशाली या देर से? रात में प्रिया सो नहीं सकी। रोहन का चेहरा फिर से दिखाई दिया। जब वह फुटपाथ पर घुटनों के बल बैठी थी तब नहीं, बल्कि उस शांत निगाह के साथ जब उसने कहा था कि उसने उसे माफ कर दिया है। वह वाक्य उसे परेशान करता रहा। माफ करने का मतलब वापस आना नहीं है। उसने तकिया भींच लिया। उसका सीना भारी हो गया। मुझे एक बार और बात करनी है। वापस आने के लिए नहीं, सब कुछ खत्म करने के लिए। अगले दिन प्रिया रोहन के कार्यालय की इमारत के सामने खड़ी थी। एक साधारण साफ इमारत, गतिविधियों से भरी। व्यवसाय का नाम करीने से लगा हुआ था। उसका दिल धड़क रहा था। उसके पैर कमजोर थे, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अंदर लोग तेजी से काम कर रहे थे।
किसी ने रोहन को सम्मान के साथ अभिवादन किया। रोहन साहब, यह आखिरी डेटा है। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज दृढ़ और शांत थी। प्रिया एक कोने में इंतजार करती रही। जब रोहन ने उसे देखा तो वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर पास आया। क्या काम है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रिया ने सिर झुकाया। मैं बस थोड़ा समय चाहती हूं। रोहन ने एक पल के लिए सोचा। 5 मिनट। वे बाहर खड़े थे। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि मैंने माफी मांग ली है, लेकिन मैं पूरी तरह से ईमानदार नहीं थी। मैंने तुम्हारी बदनामी की, पड़ोसियों से, परिवार से। मैंने कहा कि तुम भाग गए हो और गैर जिम्मेदार हो। रोहन ने सीधे देखा। मुझे पता है। प्रिया चौंक गई। तुम्हें पता है? मैंने सुना और मैंने इसे अपने काम से साबित किया। रोहन ने सपाट जवाब दिया। प्रिया के आंसू बहने लगे। मैं अपने ही झूठ के कारण बर्बाद हो गई। मैं यहां कुछ मांगने नहीं आई हूं। मैं बस यह कहना चाहती हूं कि मैंने जो कुछ भी फैलाया वह सब झूठ था। अगर तुम चाहो तो मैं किसी के भी सामने स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं। रोहन चुप हो गया। दोपहर की हवा चल रही थी। अंदर से मशीनों की आवाज आ रही थी। तुम यह मेरे लिए नहीं कर रही हो, यह अपने लिए करो। रोहन ने प्रिया को देखा। जिंदगी हमेशा ईमानदारी का हिसाब मांगती है। प्रिया ने बिना आवाज किए रोते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गई। जाने से पहले प्रिया और भी झुक गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसके घुटने लगभग फर्श को छू रहे थे। मैं वापस आने के लिए नहीं झुक रही हूं। मैं शर्म के मारे झुक रही हूं। खुद से शर्मिंदा हूं। रोहन आधा कदम पीछे हट गया। बस खड़ी रहो, खुद को और नीचा मत गिराओ। प्रिया धीरे से खड़ी हुई। मुझे और बुरा बनने से रोकने के लिए धन्यवाद। रोहन ने सिर हिलाया। अपनी मां का ध्यान रखना, अपनी जिंदगी का ध्यान रखना। प्रिया चली गई। हर कदम भारी महसूस हो रहा था, लेकिन एक बोझ उठ गया था। उसने उन लोगों से मिलना शुरू कर दिया जिनकी उसने बदनामी की थी। सभी ने विश्वास नहीं किया, सभी ने माफ नहीं किया, लेकिन वह बोलती रही, मैं गलत थी। वह वैसा नहीं है जैसा मैंने बताया था। कुछ जगहों पर लोग चुप हो गए, दूसरी जगहों पर लोगों ने सिर हिलाया। धीरे धीरे कहानी की दिशा बदल गई। कार्यालय में रोहन को एक नए अनुबंध की खबर मिली। उसकी टीम बढ़ गई। उसने कार्यों को करीने से बांटा। कोई जयकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस काम चल रहा था। उस रात रोहन अपने साधारण और गर्मजोशी से भरे घर लौटा। वह बैठा, एक नोटबुक खोली और फिर उसे बंद कर दिया। उसका दिल हल्का था। कोई अधूरा काम नहीं बचा था। छोटे से घर में प्रिया ने दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठ गई। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं लौटी थी, लेकिन उसने भागना बंद कर दिया था। यह एकमात्र जीत थी जो उसके पास थी। उस सुबह रोहन सामान्य से पहले उठा। उसका घर साधारण लेकिन साफ सुथरा और गर्मजोशी से भरा था। उसने खुद कॉफी बनाई और फिर थोड़ी देर बरामदे में बैठा। सुबह की हवा हल्की महसूस हो रही थी। कोई ऐसा संदेश नहीं आया जो सीने को भारी कर दे। कोई पुराना मामला बाकी नहीं था। कार्यालय में माहौल व्यस्त था। टीम बढ़ गई थी, ऑर्डर स्थिर थे। रोहन ने एक एक करके काम की जांच की, संक्षिप्त निर्देश दिए। उसके बात करने का तरीका दृढ़ था, ऊंचा नहीं। लोग शांति से काम करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके काम का सम्मान होता है। दोपहर में एक पुराना ग्राहक अच्छी खबर लेकर आया। साझेदारी बढ़ा दी गई और सौदा बड़ा था। रोहन ने बिना किसी अतिशयोक्ति के सिर हिलाया। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। ग्राहक के जाने के बाद रोहन एक पल के लिए अकेला बैठा। उसे वह सब याद आया जो उसने झेला था। टर्मिनल की बेंच, बदनामी, एक फटे हुए बैग के साथ निकाला जाना। उसका सीना अब गर्म नहीं था। वह सब पीछे रह गया था। दूसरी जगह प्रिया एक छोटी सी गली में चल रही थी। उसने साधारण किराने का सामान उठाया हुआ था। उसके बाल करीने से बंधे थे। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन और शांत था। जो लोग पहले ताना मारते थे अब बस संक्षिप्त सिर हिलाते थे। कुछ ने तो अभिवादन भी किया। सोसाइटी की एक महिला ने उसे रोका। तुमने निवासियों से स्पष्टीकरण दिया है, ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। प्रिया ने सिर हिलाया। यही मुझे शुरू से करना चाहिए था। रात में अपनी मां के साथ उन्होंने साधारण भोजन किया। कोई शिकायत नहीं, बस कल के बारे में धीमी बातचीत। मैं एक और काम खोजना चाहती हूं, प्रिया ने धीरे से कहा। कुछ भी? उसकी मां ने देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराई। मैं तुम्हारा समर्थन करती हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। पहली बार उसे अपने पैरों पर खड़ा महसूस हुआ। उसकी जिंदगी सुंदर नहीं थी, आसान नहीं थी, लेकिन ईमानदार थी। कुछ हफ्तों बाद रोहन सहकर्मियों के साथ एक छोटे से कार्यक्रम में शामिल हुआ। हंसी थी,
भविष्य की योजनाएं थीं। एक महिला थोड़ी दूर खड़ी थी, एक पुरानी सहयोगी जिसने व्यवसाय के बढ़ने के बाद से कई मामलों में मदद की थी। उन्होंने हल्की फुल्की बातचीत की, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, बस एक दूसरे का सम्मान। घर लौटते समय रोहन एक लाल बत्ती पर एक पल के लिए रुका। उसने फुटपाथ की ओर देखा। किसी को ढूंढ नहीं रहा था, बस चलती सड़क को देख रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराया। छोटे से घर में प्रिया ने खिड़की बंद की, सोने की तैयारी कर रही थी। उसने फोन को देखा और फिर उसे नीचे रख दिया। अब रोहन से संपर्क करने की कोई इच्छा नहीं थी। वह अपनी स्थिति जानती थी, अपनी सीमाएं जानती थी। मैंने माफी मांग ली है, मैं ईमानदार रही हूं, बाकी मुझे अकेले ही जीना है। अगली सुबह खबर धीरे धीरे फैली। रोहन के व्यवसाय ने एक छोटी सी शाखा खोली। कुछ पुराने पड़ोसियों ने इसकी प्रशंसा के साथ चर्चा की। रोहन का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा, बदले के कारण नहीं, दिखावे के कारण नहीं, बल्कि निरंतरता के कारण। रोहन नए नाम के बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने एक सांस ली और फिर अपनी टीम को देखा। हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से, बस। शहर के एक कोने में प्रिया ने आंगन में झाड़ू लगाकर दिन की शुरुआत की। उसके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे। अब कोई विलासिता नहीं थी, कोई झूठ नहीं था, बस एक जिंदगी थी जिसे दिन प्रतिदिन जीना था। उस रात रोहन ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, बत्तियां बंद कीं और फिर लेट गया। उसका मन शांत था। उसने बिना वापस लौटे माफ कर दिया था। उसने बिना देखे आगे बढ़ गया था। और दूसरी जगह प्रिया एक छोटी सी खिड़की से आकाश को देख रही थी। उसने एक ऐसी बात स्वीकार कर ली थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। धोखा दिया हुआ प्यार हमेशा वापस नहीं आता। कभी कभी वह सिर्फ एक विकल्प की कीमत सिखाने आता है। न्याय हमेशा कठोर प्रतिशोध के रूप में नहीं होता। कभी कभी यह सबसे सरल रूप में आता है। जो वफादार था उसे शांति मिली, और जिसने धोखा दिया उसे पछतावे के साथ जीना सीखना पड़ा। 1 साल बीत गया। जिंदगी बिना पीछे देखे चलती रही। रोहन अब एक शांत रास्ते पर खड़ा था। इसलिए नहीं कि दुनिया अचानक से मेहरबान हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने खुद के प्रति ईमानदार रहना चुना था। सुबह वह ताजा चेहरे के साथ काम पर जाता और रात को हल्के दिल से घर लौटता। उसका व्यवसाय स्थिर रूप से बढ़ रहा था। उसकी टीम ठोस थी और उसके दोस्तों का दायरा स्वस्थ था। घर में साधारण हंसी और वास्तविक छोटी योजनाएं थीं। वह किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह संतुलन बनाए रख रहा था और वहीं खुशी धीरे धीरे बस गई। शहर के दूसरी ओर प्रिया ने खामोश दिन बिताए। इसलिए नहीं कि दुनिया उसे चीख कर सजा दे रही थी, बल्कि इसीलिए कि उसे उस विकल्प के साथ जीना था जिस पर उसने कभी गर्व किया था। एक छोटा सा किराए का कमरा, सीमित आय और एक एक करके टूटते रिश्ते। उसने बिना किसी मदद के सुबह उठना सीखा, अपना घमंड रोकना सीखा, अपने घावों के प्रति ईमानदार रहना सीखा। अब विलासिता का कोई आलिंगन नहीं था, बस एक खामोशी थी जो पर्याप्त का अर्थ सिखाती थी। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल फैसलों का परिणाम दिखाता है। जिस वफादारी को कभी नीचा देखा गया था, वह अब एक मजबूत नींव बन गई थी। जिस धोखे को कभी सही ठहराया गया था, वह अब एक बोझ बन गया था जिसे उठाना था। इस बिंदु पर हम समझते हैं कि एक सताई हुई पत्नी के आंसू एक ऐसी प्रार्थना है जो आसमान को भेद देती है, और पछतावा हमेशा तब आता है जब अच्छा दरवाजा अच्छी तरह से बंद हो चुका होता है। यह कहानी उस हकीकत का नाटकीय रूपांतरण है जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में। घर गृहस्थी कमी के कारण नहीं टूटती, बल्कि उस ईमानदारी की उपेक्षा के कारण टूटती है। वफादारी का मतलब आंख बंद करके टिके रहना नहीं है, बल्कि प्रलोभन आने पर मूल्यों को बनाए रखना है। कर्म हमेशा बिजली के रूप में नहीं आता। कभी कभी यह एक ऐसी जिंदगी के रूप में आता है जो भीड़ में भी खाली महसूस होती है। ईश्वर हम सभी के दिलों और कदमों की रक्षा करे। जो माताएं और बहनें इस कहानी को सुन रही हैं, उन्हें वफादार रहने की शक्ति मिले और उन्हें धोखेबाजों और झूठ से दूर रखा जाए जो खुशी का मुखौटा पहने होते हैं। आइए कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें ताकि ईश्वर हमारे परिवारों को शांति, प्रेम और दया से सुरक्षित रखे। डायमेंशन स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन देना न भूलें, ताकि दिल को छू लेने वाली ये कहानियां हमेशा आपका साथ देती रहें और आपको मजबूत करती रहें।